द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा हमेशा से ही इंसानी सिविलाइजेशन में क्यूरियोसिटी का बायस रहा है, और हो भी क्यों ना। इसके एक ब्लॉक का वजन ही 2.5 टन है, जिसको सैकड़ों किलोमीटर से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था। और ये बात 4500 साल पहले की हो रही है। यहाँ पर इंसानी अकल दंग होकर रह जाती है कि उस जमाने के लोग इन ब्लॉक्स को किस तरह से लाते और लगाते थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने इन पिरामिड्स को इस तरह से तमीर किया था कि इनके ऊपर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में ओरन बेल्ट के 3 स्टार्स नेम्ड एज अल-निताक, अल-नीलम, मिंतका, इन स्टारों के साथ ये पिरामिड्स अलाइंड हो पाए। तो क्या ये स्टारों की अलाइनमेंट और दूसरी चीजें महज इत्तेफाक थी? क्या इन पिरामिड्स को किसी एडवांस सिविलाइजेशन लाइक एलियन ने बनाया था, या फिर उन्होंने खुद की ही उस दौर की टेक्नोलॉजी से इन पिरामिड्स को खड़ा किया हो? बट हाउ? मैं हूं मास, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सवालों का जवाब दूंगा। एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ्स में फेरो यानी फिरौनों से यह तवक्का की जाती थी कि वो बाद की जिंदगी में गॉड्स या डिवाइन लाइक फिगर्स बन जाएंगे। फेरो यानी फिरौन रियासत के सरबराह और अपने लोगों के मजहबी लीडर्स दोनों हुआ करते थे। लफ्ज़ फेरो का मतलब है ग्रेट हाउस, जो कि उस रॉयल पैलेस का हवाला देता है जहाँ पर फिरौन रहता है। एंशिएंट इजिप्ट का सबसे पहला फिरौन नार्मर था। इब्तदाई मिस्री रूलर्स को किंग कहा जाता था, मगर वक्त के साथ साथ इनके लिए एक स्टैंडर्ड टाइटल दिया गया, फेरो यानी फिरौन। फेरो वर्ड स्पेसिफिकली इजिप्ट के रूलर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी। और ये ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, बल्कि लोग इनको डेमी गॉड के तौर पर भी जानते थे। फिरौन आम तौर पर मर्द थे, मगर कुछ ख़वातीन भी थी, जैसे कि हेडशिप्सूट और क्लियोपात्रा। खास तौर पर हेडशिप्सूट, जो कि एक कामयाब हिक्मरान थी। लेकिन इसकी मौत के बाद इनके बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और मोन्यूमेंट्स यानी यादगारें इनकी मौत के बाद इनके साथ ही दफन कर दी गई थी, शायद मुस्तकबिल की ख़वातीन को फिरौन बनने से रोकने के लिए। फिरौनों का बिलीव था कि वो आफ्टर लाइफ में गॉड्स बनेंगे और ऐसे ही अगली जिंदगी में भी रूल करते रहेंगे। और अगली जिंदगी की तैयारी के लिए वो गॉड्स के लिए टेम्पल्स बनवाते थे और खुद के लिए मैसिव पिरामिड टॉम्स को बनवाते थे। इन टॉम्स को तमाम उन चीज़ों से भर दिया जाता था जिनकी ज़रूरत हर एक अमीरान को अगली दुनिया में रहनुमाई और खुद को बरकरार रखने में होगी। और जितने ये साइज में मैसिव और बड़े होते थे, इतने ही उस फेरो की अथॉरिटी, स्टेटस और पावर को शो करते थे। और इसी तरह से पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनवाया गया था। यहाँ पर 3 पिरामिड्स हैं, तीनों ही अलग अलग फेरोस के लिए बनवाए गए थे। राइट साइड पर जो आप पिरामिड देख रहे हैं, ये पिरामिड फेरो खुफू के लिए बनवाया गया था। इसको तकरीबन 4500 साल पहले बनवाया गया था और ये सबसे मशहूर और सबसे मैसिव है। इसकी लंबाई तकरीबन 146.6 मीटर थी और इसकी हर स्क्वायर बेस साइड तकरीबन 230.4 मीटर लंबी है। और इसको बनाने में 2 मिलियन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और हर एक का वजन 2.5 से लेकर 15 टन के दरमियान था। इसके साथ वाला पिरामिड खुफू के बेटे खाफरा के लिए बनवाया गया था। इसने ये 2520 BC के करीब तमीर करवाया था। इसके साथ इसने स्फिंक्स को भी बनवाया था, जो कि एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिसका सर फेरो का है और धड़ यानी जिस्म शेर का है। और लेफ्ट साइड पर आप जो पिरामिड देख रहे हैं, इसको फेरो मेनकाउरा ने 2490 BC के करीब तमीर करवाया था, जो कि इन दोनों से छोटा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। उस वक्त ये नेशनल प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। रियासत भर से लोग इस नेशनल प्रोजेक्ट्स को बनवाने में शामिल हुआ करते थे। बहुत ही लंबे अरसे से एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इनको गुलामों से बनवाया गया था। और आपने मूवीज में भी देखा होगा कि किस तरह से इनका सुपरवाइजर इनको कोड़ों से मारा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज के बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि वो इनस्लेव्ड पीपल नहीं थे, बल्कि पेड लेबरर्स थे। और इस बात का प्रूफ ये है कि इनको पिरामिड के करीब दफन किया गया था। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि उस वक्त पिरामिड के करीब दफन होना किसी आजाद से कम बात नहीं थी। और इस बात का सबूत क्या है कि वो बर्ड बॉडीज उन वर्कर्स की थी, तो स्केलेटन एनालिसिस, इंटेंस वर्क के दौरान बोन इंजरीज और इनके बड़े टूल्स इस बात का सबूत हमें दे सकते हैं। पिरामिड ऑफ खुफू या द ग्रेट पिरामिड की हाइट उस वक्त 146.6 मीटर थी, मगर आज के वक्त इसकी हाइट 137 मीटर है ड्यू टू द लॉज ऑफ आउटर केजिंग स्टोन्स। पुराने वक्तों में ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर था और इसने ये टाइटल अपने नाम 3800 साल से ज्यादा अरसे तक बरकरार रखा। द ग्रेट पिरामिड कई चैम्बर्स और पैसेजेस पर मुश्तमिल है। किंग्स चैम्बर, क्वीन चैम्बर, द ग्रैंड गैलरी, असेंडिंग और डिसेंडिंग पैसेजेस,
सबटरेनियन चैम्बर और एयर शाफ्ट्स। किंग्स चैम्बर पिरामिड का मेन बरियल चैम्बर है जिसमें एक रेड ग्रेनाइट सैक्रोफेगस है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि कभी इसके अंदर खुफा की मम्मी थी। और इसके साथ साथ इस चैम्बर में 2 एयर शाफ्ट्स भी हैं। ग्रैंड गैली एक लॉन्ग स्लोपिंग कॉरिडोर है जिसमें ऊंची कोरबेल्ट छत है। ये ग्रैंड गैली किंग्स चैम्बर की तरफ लेकर जाती है जिसका मकसद स्ट्रक्चर और सिंबॉलिक समझा जाता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग पैसेजेस पिरामिड्स के वेरियस पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। असेंडिंग पैसेज किंग्स चैम्बर, क्वीन चैम्बर और ग्रैंड गैली की तरफ लेकर जाता है, जबकि डिसेंडिंग पैसेज सबटरेनियन चैम्बर की तरफ लेकर जाता है। ये चैम्बर पिरामिड के नीचे लोकेटेड है, तकरीबन ग्राउंड लेवल से 30 मीटर नीचे, और ये अनफिनिश्ड है। इस चैम्बर के बारे में कुछ का ख्याल है कि ये पहले किंग के लिए मेन बुरियल चैम्बर ही था, मगर सडनली किंग का इरादा बदल गया और इसने अपने चैम्बर को पिरामिड में ऊपर बनवाने का हुक्म दे दिया था। यहाँ पर मैं आपको इन चैम्बर्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता हूँ। हेमियोनो एक एंशिएंट इजिप्शियन आर्किटेक्ट था और ये भी उन स्किल्ड आर्किटेक्ट्स में से था जिन्होंने पिरामिड को डिजाइन किया था। हेमियोनो ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए 3 बुरियल चैम्बर का मंसूबा दिया था कि जब कभी खुफा की मौत हो जाए तो उस वक्त उनके लिए एक बुरियल चैम्बर तैयार हो। इसलिए सबसे पहले सबटरेनियन चैम्बर को बनवाया गया था, मगर खुफा इसके बाद भी हेल्दी और फिट थे, इसलिए इस चैम्बर को अनफिनिश्ड और अबैंडन छोड़कर इसके ऊपर चैम्बर बनवाने का हुक्म दे दिया था, जिसको हम आज क्वीन चैम्बर के नाम से जानते हैं। मगर खुफा इसके बाद भी फिट थे तो उन्होंने इस चैम्बर को भी अबैंडन करके इससे ऊपर चैम्बर को बनाया, जिसको हम आज किंग्स चैम्बर कहते हैं। और कुछ का यहाँ पर ख्याल है कि क्वीन चैम्बर इनकी क्वीन के लिए ही बनवाया गया था। अब बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे गया था। इसको बनाने में 2.3 मिलियन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल इसकी कंस्ट्रक्शन में किया गया था। ये मटेरियल्स आसपास के इलाकों से आए थे, जैसे कि ग्रेनाइट स्टोन 900 किलोमीटर दूर असवान के इलाके से आया था और बाकी के मटेरियल्स आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो कहां से आए थे। हेरोडोटस के मुताबिक 1 लाख वर्कर्स ने इस पिरामिड को बनाया था, मगर मॉडर्न इजिप्टोलॉजिस्ट 20,000 वर्कर्स की फिगर के साथ आते हैं। इन पत्थरों को काटने के लिए उस वक्त कॉपर के बने टूल्स और वुडन मैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था और हार्ड मटेरियल लाइक ग्रेनाइट को काटने के लिए डिओराइट और डोलीराइट का इस्तेमाल किया जाता था। इनके जरिए ग्रेनाइट स्टोन में होल बनाया जाता था। इन होल्स में वुडन वेजेस को इंसर्ट कर दिया जाता था। इसके बाद इन वेजेस पर पानी डाला जाता था जिससे ये एक्सपैंड हो जाते थे और जिसकी वजह से ये स्टोन स्प्लिट हो जाते थे। अब इनको मूव करने के लिए वर्कर्स इन स्टोन्स के आगे वुडन रोलर्स को रख देते थे। फिर वर्कर्स इन स्टोन्स को वुडन रोलर्स के ऊपर धकेलते थे। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स आगे बढ़ते जाते थे, एडिशनल वुडन रोलर्स को इनके आगे रख दिया जाता था और इस प्रोसेस को बार बार इसी तरह से रिपीट किया जाता था। इसके अलावा एक और मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें स्टोन ब्लॉक के रास्ते में मौजूद रेत को सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर से गीला किया जाता था। गीली रेत से फ्रिक्शन कम हो जाती थी, जिससे इन ब्लॉक्स को मूव करना काफ़ी आसान हो जाता था। और जब ये ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते थे तो वहां पर मौजूद स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कॉपर चीजल्स और स्टोन टूल से इन ब्लॉक्स को प्रिसाइज डायमेंशन में कट कर देते थे। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्यों थिंक एससीआई इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने ही ज्योमेट्री की शुरुआत की थी और उस वक्त उन्होंने मीटर को भी डिस्कवर कर लिया था। उन्होंने पाई की वैल्यू को भी ढूंढ लिया था और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से तो पाइथागोरस थ्योरम को भी सबसे पहले उन्होंने ही इस्तेमाल किया था। और इसीलिए तो ये पिरामिड को इतना प्रिसाइसली और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ बना पाए थे, क्योंकि उन्होंने 4500 साल पहले ही उन मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को ढूंढ लिया था जिनका इस्तेमाल उन्होंने पिरामिड को बनाने में किया था। तो अब उन्होंने इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर किस तरह से रखा था, इसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे कि द रैम्प थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रैम्प या स्लोपिंग स्ट्रक्चर को पिरामिड के साथ बनाया गया था। जैसे जैसे पिरामिड लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्ट होती गई, इन रैम्प्स को भी पिरामिड की हाइट के मुताबिक बढ़ाया जाता गया। क्रेन थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक लिफ्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था to move and position the massive blocks that make up the pyramid structure। इसके अलावा इंटरनल रैम थ्योरी, जिगजैग एक्सटर्नल रैम थ्योरीज भी इन्हीं थ्योरीज में शामिल है। मगर इन सब में एक मसला है, इनके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस है। जैसे कि अगर हम रैम थ्योरी की बात करें तो आज तक हमें कोई भी फिजिकल रिमेन या कोई एविडेंस नहीं मिला जो हमें इस बात का सबूत देता हो कि कभी इतने बड़े मैसिव रैम स्ट्रक्चर को बनाया गया था। अब तक मैंने आपको बहुत सारी थ्योरीज और मेथड्स के बारे में बता दिया है कि किस तरह से पिरामिड को कंस्ट्रक्ट किया गया था, स्टोन को काटने से लेकर इनको एक दूसरे के ऊपर रखने तक।
मगर अभी भी कुछ मिस्ट्रीज हैं जो कि ये मेथड्स और थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जैसे कि आप इस 100 ऑफ टन्स ऑफ ग्रेनाइट स्टोन को भी देख लीजिए, अब इसको आसमान से कैसे लाया गया होगा। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, पिरामिड K90, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। इसमें एकेडमिक थ्योरीज के फ्लॉज को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही लॉजिकल थ्योरीज और मेथड्स दिए गए हैं। इसमें आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपको बहुत सारे यूनिक थ्योरीज और मेथड्स के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से इन पिरामिड्स को बनाया गया था। तो आज के लिए यही था, मगर जाने से पहले आप इन तस्वीरों को एक बार देखें। इन तस्वीरों में ये दिखाया जा रहा है कि एंशिएंट इजिप्शियन लोगों के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इसके साथ साथ एलियंस का भी इनके पास आना जाना था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ और इसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो वो वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए यही था। आई होप सो आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के फ्यूचर में भी साइंटिफिक कंटेंट अपलोड करता रहूं तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।